वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर कौन सा चैप्टर, इमर्जिंग एरियाज। ये चैप्टर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है 4 से 5 नंबर के लिए, तो मैं कहता हूं लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। आईसीआई की स्कीम है, एकदम आसान चैप्टर है, एकदम बढ़िया वाला चैप्टर है, मजा आ जाएगा। तो सर सबसे पहले जब मैं बात करता हूं इमर्जिंग एरियाज की, तो इस टॉपिक की फील क्या है? ये टॉपिक की ये फील है कि जब भी एक बिजनेस काम करेगा तो सर उसका काम सिर्फ प्रॉफिट को लेके नहीं होगा, उसको बाकी पीपी का भी ख्याल रखना है। सर पीपी का ख्याल रखना है, यानी सिर्फ पी फॉर प्रॉफिट का नहीं, उसको पी फॉर पीपल एंड पी फॉर प्लेनेट का भी ख्याल रखना है। यही बात आपने ट्रिपल बॉटम लाइन में भी पढ़ी होगी कॉस्टिंग में। सर हमने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ऐसे परेशान नहीं होते। यहां पे आपको सारी की सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। सर व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ रिपोर्टिंग। अच्छा, ये जो रिपोर्टिंग है, क्या ये मैं अपने अपने दोस्तों के लिए करता हूं, सिर्फ अपने घर वालों के लिए करता हूं, या पब्लिक में सबके लिए करता हूं? सर पब्लिक में सबके लिए, यानी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग। अब ये पब्लिक रिपोर्टिंग किसको लेके है? तो मैंने कहा इस पब्लिक रिपोर्टिंग में आपको फोकस करना है सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं, यानी प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक, सिर्फ इकोनॉमिक चीजों पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है इन्वायरमेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट्स पे भी। तो क्या इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट आपने क्रिएट किया? क्या इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल इंपैक्ट आपने क्रिएट किया या कंट्रीब्यूशन किया टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट? दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। तो सस्टेनेबिलिटी जैसी चीजें हम बचपन में कौन से सब्जेक्ट में सीखते थे? साइंस में। साइंस को प्यार से बोलते थे ईवीएस। तो यहां पे भी आपकी जो रिपोर्टिंग है वो ईवीएस के बारे में नहीं है, ईईएस के बारे में, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और सोशल। कम ऑन, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और सोशल। सो इट इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशल। क्या इंपैक्ट और कंट्रीब्यूशन आपने क्रिएट किया टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट? बिकॉज क्वेश्चन क्या है? सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सो टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो रिपोर्टिंग है, इसका फायदा क्या है? सर 3 फायदे हैं। जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं, हमें इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट भी पता चलते हैं। तो ये कहता है कि हमको समझ आता है कि जो कंपनी ने इंपैक्ट क्रिएट किया, वेदर इट वाज अ सस्टेनेबल इंपैक्ट और नॉट। अगर सस्टेनेबल इंपैक्ट है तो ये पता कैसे चलता है? जब आप फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लिंक करते हो। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन सी हो गई? इकोनॉमिक। नॉन फाइनेंशियल हो गए इन्वायरमेंटल और सोशल एस्पेक्ट्स। तो ये कहता है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी हैज जनरेटेड अ सस्टेनेबल इंपैक्ट, लिंकिंग द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब सर जब परफॉर्मेंस समझेंगे तो समझ आएगा कि कंपनी का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे है या लॉन्ग टर्म वैल्यू पे है। कंपनी का फोकस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे या लॉन्ग टर्म वैल्यू पे, यानी इज इट एड्रेसिंग द ईएसजी इश्यूज? सर ईएसजी इश्यूज का मतलब है इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इश्यूज। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, शुभम सर ने कल आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था, शुभम सर ने कल आपको क्लास में क्वेश्चन कराया था एग्रोकेमिकल सेक्टर वाला। सर इसमें 2 कंपनीज थी, 2 कंपनीज कौन सी थी? कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी ए ने डिसीजन लिया कि जितने भी रेड लेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मार्केट से हटाएंगे। इसके साथ साथ इसने डिसकंटिन्यू करे येलो लेबल प्रोडक्ट, यानी जिसमें केमिकल ज्यादा थे। बिचारी के ये करने से क्या हुआ सर? इसके अभी रेवेन्यू कम हो गए। बट कंपनी बी ने क्या किया? कंपनी बी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। कंपनी बी अभी भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स के साथ आगे बढ़ रही है। तो मुझे बताओ कंपनी ए और कंपनी बी में, कंपनी ए और कंपनी बी में कौन सी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू की तरफ ध्यान दे रही है? ए या बी? ए या बी? सर कंपनी ए। जो कंपनी ए है वो अभी खर्चे कर रही है, वो अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है ताकि वो सस्टेनेबली ग्रो कर सके, ताकि वो सस्टेनेबली ग्रो कर सके। तो हमेशा ये समझना, हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करके चलना है। सो अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस समझ के समझ आएगा कि कौन है जो लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस कर रहा है। जो लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस करेगा उसी में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप मुझसे पूछो ए में इन्वेस्ट करना है या बी में, सर बी गई भाड़ में, हम इन्वेस्ट करेंगे ए में। ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजंस आर टेकन, उसके लिए आप ईएसजी को कंसीडर करके चलते हो। तो अभी शुभम सर ने आपको एक बहुत बढ़िया वाला टॉपिक पढ़ा दिया, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इट इज अ पब्लिक रिपोर्टिंग। किसके बारे में? ईईएस, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके 3 फायदे बता दो, अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस, दूसरा परफॉर्मेंस से पता चलेगा कौन लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस कर रहा है, एंड उसी में इन्वेस्टिंग डिसीजन लेके चलेंगे ईएसजी कंसिडर करके। अब मालिक ये ईएसजी होता क्या है? ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक कॉर्पोरेट का काम है उसके लिए पॉलिसीज बनाना,
कॉर्पोरेट क्लाइमेट पॉलिसीज। अब जो भी आपने नेचुरल रिसोर्सेज यूज करे, जो भी आपने एनर्जी यूज करी और क्या जनरेट किया, पॉल्यूशन और वेस्टेज, ये सारी चीजों को लेके कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है। सोशल का क्या मतलब होता है, हम सोशल गैदरिंग्स में जब जाते हैं, जब हम पार्टीज में जाते हैं तो क्यों जाते हैं, ताकि हमारी लोगों के साथ रिलेशन अच्छी रहे, ताकि मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन अच्छी रहे। तो रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन इज ऑल अबाउट सोशल। सो रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन किसके साथ, विद द पीपल एंड द इंस्टीट्यूशंस। जो भी लेबर रिलेशंस हैं, जो भी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, वो इसमें आ जाते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन मतलब you should not discriminate, you should not discriminate when you are hiring the people. Then comes governance. Governance का मतलब है एंटिटी ठीक से चलनी चाहिए। एंटिटी को ठीक से चलाने के लिए क्या काम आते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और लॉ से कंप्लायंस। अगर लॉ से कंप्लायंस नहीं करोगे तो पेनल्टीज लगेंगी, एंटिटी बंद हो जाएगी। तो ये तीन बातें ध्यान रखनी है। एनवायरमेंटल, जिसमें क्लाइमेट की बात होती है, एनर्जी यूज की बात होती है, नेचुरल रिसोर्सेज के यूज की बात होती है, और क्या जनरेट होती है, वेस्ट जनरेट होती है, पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो ये सब चीजों को कंपनी ध्यान रखेगी। सोशल का मतलब होता है रिलेशन बनाओ, रेप्यूटेशन बनाओ, आरआर। रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन किसके साथ, लोगों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्लस लेबर रिलेशंस वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, किसी के साथ भेदभाव मत करो व्हेन यू आर हायरिंग द पीपल। देन कम्स गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या था कि हमारी एंटिटी ठीक से रन करनी चाहिए, फंक्शन करनी चाहिए, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। इसके बाद सर एक बात बताओ, ईएसजी की जो रिपोर्टिंग है उसमें हमें डिस्क्लोज क्या करना है, यू हैव टू डिस्क्लोज द वैल्यू एडेड। जो भी वैल्यू आपने ऐड करी है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इट कैन बी ऑन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। नंबर्स का मतलब है डेटा एंड मैट्रिक्स। सो यू हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड मैट्रिक्स ऑफ द वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड इन द 3 एरियाज। कौन से 3 एरियाज की बात हो रही है, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस। तो एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस में आपने क्या वैल्यू ऐड करी वो बताना पड़ेगा। अब सर ये जो वैल्यू ऐड करी है इसका हमको क्या बताना है, हमको इसमें क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर देना या क्वालिटेटिव, ये कहता है दोनों। तो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर में क्या आती है, कंपनी की क्या पॉलिसी है। कंपनी की पॉलिसी का एग्जांपल है सपोज एंटी करप्शन पॉलिसी है, सीएसआर पॉलिसीज है, वो सब चीजें इसमें आ जाएंगी। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में क्या आते हैं, मैट्रिक्स और केपीआईज। केपीआईज मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल आप इतना बता सकते हो, आपने कितना टन्स ऑफ वेस्टेज को रिसाइकल किया, कितनी वेस्ट को रिसाइकल किया, ये सब बातें आप बता सकते हो। हमें क्या चाहिए, दोनों का मिक्सचर चाहिए, हमें दोनों का मिक्सचर चाहिए, यानी मिक्स्ड अप्रोच एड्स टू द क्वालिटी ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये आपकी ईएसजी रिपोर्टिंग हो जाती है, जो बताती है वैल्यू एडेड इन द 3 एरियाज, या आप बता सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स। हमें क्वालिटेटिव देने, क्वांटिटेटिव दोनों। क्वालिटेटिव में कंपनी की पॉलिसी, एग्जांपल सीएसआर पॉलिसी वगैरह, क्वांटिटेटिव में डेटाज और मैट्रिक्स आ जाते हैं। हमें क्या करनी है, मिक्स्ड अप्रोच फॉलो करनी है, सो दैट इट एड्स मैक्सिमम वैल्यू टू द पीपल। अब मुझे एक बात बताना सारे के सारे बच्चे, ईएसजी रिपोर्टिंग जो है, ईएसजी रिपोर्टिंग ये करना जरूरी है। इसके अलावा हमने एक और टॉपिक यहां पे डिस्कस किया था सर, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सारे बच्चे एक बात बताओ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन से इक्के दुक्के गोल्स है जो हमको याद रखने चाहिए। सर एक तो ये नो पावर्टी, एक तो ये नो पावर्टी याद रखना चाहिए, एक गुड हेल्थ याद रखना चाहिए। मैंने कहा और बताओ, एक हमको क्वालिटी एजुकेशन याद रखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये मोटा माटी 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, इस केस में कॉर्पोरेट्स वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, इस केस में कॉर्पोरेट्स वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स ऐड वैल्यू टुवर्ड्स, या यू कैन ऑल्सो से हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बैक क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके बैक क्वेश्चन में दे रखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए हाउ कैन द कॉर्पोरेट्स कॉन्ट्रीब्यूट। प्लीज बता दो मुझे, कैसे पावर्टी हटाएं, कैसे हेल्थ अच्छी बनाएं, कैसे क्वालिटी एजुकेशन लाएं। क्या आईसीआई 2 कीवर्ड्स क्या चाहता है आपके आंसर में, जल्दी से घूम के आओ और बताओ मुझे। हेल्थ, एजुकेशन, पावर्टी नहीं होनी चाहिए, सब इनकम इनक्वालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कैसे कॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। तो ये आपका एक और आंसर मैंने कवर करा दिया, ये आपका मैंने एक और आंसर कवर करा दिया। ये क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा था आरटीपी मई 24 में, आरटीपी मई 24 में आईसीआई ने सवाल पूछा था। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना, कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो ईएसजी की बात हमने कर ली, ईएसजी रिपोर्टिंग कवर हो गया, और कॉर्पोरेट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बाय इनोवेटिव सॉल्यूशन। अब सर बात आती है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग दूसरों के लिए, हमारे लिए क्या है, 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स। सारे बच्चे जल्दी से बता दो मुझे, ये 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल्स क्या थी।
हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है सर? शिमला नहीं है। आज से इसका नाम शिमला नहीं है, आज से इसका नाम है शिमना। वैसे भी मैं यूपी में रहता हूं तो मैं नाम चेंज कर सकता हूं। तो शिमना का मतलब क्या था? एस फॉर सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का मतलब है, अगेन सोशल का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप एंड रेप्यूटेशन। तो जो रिलेशनशिप और रेप्यूटेशन आप बनाते हो विद द पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस, विद द कम्युनिटीज एंड स्टेक होल्डर, वो सोशल कैपिटल में आ जाते हैं। इसी में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आईसीआई बोलता है कोई सीएसआर एक्टिविटी हुई है, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग में, तो अगर कोई सीएसआर एक्टिविटी हुई है तो वो किस में जाएगी? सोशल कैपिटल के अंदर जाएगी। सर शिमला में एस तो हो गया, एच का मतलब क्या था? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जो इंप्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है? क्वालिटी का मतलब है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्वांटिटी का मतलब है कैपेसिटी, प्लस साथ ही साथ होनी चाहिए लॉयल्टी। लॉयल्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कहते हैं स्किल्स, एक्सपीरियंस, कैपेसिटी एंड लॉयल्टी। फिर आती है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो अगर आपकी कंपनी कुछ हाई फाई टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आ रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, इनोवेशन कर रही है, तो वो इसमें आ जाएगी। मुझे बताओ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें सर क्या था? उसमें इन्होंने एक कस्टमर के लिए ऐप लॉन्च की थी। उन्होंने कस्टमर के लिए एक ऐप लॉन्च की थी। तो जैसी कोई कंपनी कस्टमर के लिए ऐप वगैरह लॉन्च कर रही है, कुछ इनोवेटिव काम कर रही है, तो वो इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आ जाएगा। फिर आती है सर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, जिससे मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प होती है। इसमें बात करते हैं हम इक्विपमेंट्स की और टूल्स की। ना का मतलब क्या था? नेचुरल कैपिटल, यानी द इनपुट्स दैट यू यूज। इसमें आपके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज करते हो, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये इसका पार्ट बन जाएंगे। आखिरी में आती है फाइनेंशियल कैपिटल, दैट इज इक्विटी प्लस डेट। तो ये आपके 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल हो जाते हैं। सारे के सारे बच्चे फटाफट मेरे को रिवाइज करा दो ना, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। सर शिमना का मतलब है एस फॉर सोशल कैपिटल, एच फॉर ह्यूमन कैपिटल, आई फॉर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एम फॉर मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ना का मतलब है नेचुरल कैपिटल, एंड आखिरी में आ जाएगी फाइनेंशियल कैपिटल। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ऐसे आपसे 2 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो बोल देगा बताओ व्हाट आर द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, कोई भी 5 कैपिटल के नाम लिख दो, या फिर आपसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जैसा हमने टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में किया कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ कैपिटल। तो सीएसआर एक्टिविटी की बात कर रखी है तो सोशल कैपिटल, अगर कुछ इनोवेटिव बात कर रखी है तो आपका इंटेलेक्चुअल कैपिटल का आंसर आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। तो यहां आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला पार्ट कवर हो जाता है। ये हमने आईसीआई का क्वेश्चन कवर कर लिया। अब इसके बाद आता है हमारा फेवरेट टॉपिक, बड़सर। बड़सर का मतलब क्या था? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। क्या ये हर कंपनी को करने की जरूरत है? नहीं सर। टॉप 1000, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ उनको बड़सर फाइल करने की जरूरत है। इसमें 3 सेक्शन थे, ए, बी और सी। ए में आते हैं जनरल डिस्क्लोजर, बी में आते हैं मैनेजमेंट की पॉलिसीज, एंड सी में आते हैं प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। जो मसालेदार बातें हैं वो इसी में दे रखी है, यानी 9 प्रिंसिपल्स दैट वी हैव कवर्ड इन द क्लास। अच्छा, प्रिंसिपल से याद आया, हर प्रिंसिपल के अंदर दो तरह के डिस्क्लोजर होते हैं, मैंडेटरी, ऑप्शनल। मैंडेटरी डिस्क्लोजर किसके अंदर आते हैं? एसेंशियल इंडिकेटर, यानी ये जरूरी है। ऑप्शनल डिस्क्लोजर का मतलब है लीडरशिप इंडिकेटर। मेरे अब आपसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल, हम कैसे बाइफरकेट करेंगे कि मैंडेटरी में कौन सा जाएगा और ऑप्शनल में कौन सा जाएगा? मैंडेटरी में कौन सा जाएगा और लीडरशिप में कौन सा जाएगा? सर ये डिपेंड करेगा एफर्ट्स कितने लग रहे हैं। जो आसान चीजें होती है ना, जो हमारे लिए कंफर्टेबल होती है, वो एसेंशियल में जाती है, मैंडेटरी में जाती है। जिनमें ज्यादा तामझाम होता है, जिनमें ज्यादा मेहनत होती है, वो किस में जाती है? सर वो जाती है आपकी ऑप्शनल में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल पूछ ही लेता हूं जो आईसीआई ने पूछ रखा है। ये सवाल आईसीआई ने पूछा था एमटीपी May 24 में, तो मुझे जवाब देते चलना। अगर मैं बोलूं, चलो ये मैं साथ साथ खेलते खेलते चलूंगा, आपके जैसे जैसे हम प्रिंसिपल्स करेंगे, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल्स करेंगे उसके साथ साथ मैं खेलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं P1 की। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर हम खाएंगे। सबसे पहले हम खाएंगे यानी ईट का मतलब था एथिक्स, अकाउंट्स एंड ट्रांसपेरेंसी। एथिक्स को लेके मैंने क्या बनाई? पॉलिसी बनाई। एथिक्स को लेके मैंने क्या बनाई? पॉलिसी बनाई। अकाउंटेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया? सर हम अपने काम में भी ऐसे ही करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करते हैं और हमको अकाउंटेबल रहना है तो हम अपने टारगेट्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं और उनको बोलते हैं रात को हमसे पूछना टारगेट्स अचीव हुए कि नहीं। तो आपने जो पॉलिसी बनाई है एथिक्स को लेके, शेयर इट विद एवरीवन, शेयर दिस विद द स्टेक होल्डर्स, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है सर। एंड टी का मतलब था ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है अगर कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स है, यहां पे एडवर्स इफेक्ट्स किसके देखने होते थे? बिजनेस डिसीजंस के। तो अगर बिजनेस डिसीजंस के कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो वो आप डिस्क्लोज करके चलोगे, वो आपने डिस्क्लोज करके चलने। तो 3 बातें ध्यान रखना, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी मतलब शेयर विद अदर्स, ट्रांसपेरेंसी मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई है, एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस डिसीजंस यू हैव टू टेल टू एवरीवन एल्स।
अब सर सिर्फ खुद करेंगे या दूसरों को भी इंकरेज करेंगे? दूसरों को भी इंकरेज करेंगे। ऑल द अदर पार्टीज हु आर अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू चेन, वैल्यू चेन का मतलब है आपके सप्लायर, आपके जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह आगे काम आ रहे हैं, ठीक है, रिटेलर्स है, तो सप्लायर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबके साथ आपको एथिक्स मेंटेन करके चलने हैं। सो एंकरेज अदर्स टू अडॉप्ट दीज एथिक्स, ठीक है। एंड प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड, अगर कोई 9 प्रिंसिपल से वायलेट करता है, अगर वैल्यू चेन में कोई भी 9 प्रिंसिपल से वायलेट करता है आउटसाइड एंटिटीज, तो आपने प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करके चलना है। तो ये आपने बस बात ध्यान रखने, जो भी बिजनेस डिसीजन है दे शुड बी डिस्क्लोज्ड एंड ओपन। 3 बातें आएंगी सर, 3 बातें क्या आएंगी? एथिक्स, इसको लेके पॉलिसी बनाई, अकाउंटेबिलिटी के लिए इसको सबके साथ शेयर कर दिया, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब था, जो भी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस डिसीजंस दे शुड बी डिस्क्लोज टू एवरीवन एल्स। साथ में दूसरों को भी इंकरेज करेंगे कि 9 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करो, और अगर वो अडॉप्ट नहीं करते, अगर वो कुछ गड़बड़ करते तो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड इफ दे वायलेट द 9 प्रिंसिपल्स। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये 5 बातें, यही 5 बातें आपके पार्ट प्रिंसिपल 1 में लिख रखी है। प्रिंसिपल 1 कहता है बिजनेस डिसीजंस शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर, एक्सेसिबल टू द रिलेटेड पार्टी, टू द रेलिवेंट पार्टीज। सबसे पहले एथिक्स को लेके हमने क्या बनाई? पॉलिसी। अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या किया? शेयर विद द स्टेक होल्डर। ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी एडवर्स इफेक्ट्स थे बिजनेस डिसीजंस के, वो ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स होने चाहिए। साथ ही साथ दूसरों को भी इंकरेज किया, अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। गॉट इट? प्रिंसिपल नंबर 1 डन। अब आ जाओ प्रिंसिपल 2 पे। सारे बच्चे बताओ प्रिंसिपल 2 किसकी बात करता था? बेटर हाफ की। लड़कों की बेटर हाफ जनरली क्या होती है सर? मिसेज होती है। मैंने क्या बोला? लड़कों की जो बेटर हाफ है वो जनरली क्या होती है? मिसेज होती है। तो मिसेज का मतलब था, यहां पे हम बात करेंगे MRS, मिनिमाइज द रिसोर्सेज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो ये कहता है जो भी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दे शुड लीड टू अ बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड द एंड यूजर। दे शुड लीड टू अ बेटर लाइफ फॉर द कंज्यूमर्स एंड द एंड यूजर्स। तो ये कह रहा है मिनिमाइज द रिसोर्सेज कैसे? थ्रू द प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। मुझे एक बात बताना, अगर एक कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक बेटर लाइफ दे रही है फॉर द कंज्यूमर्स एंड एंड यूजर्स बाय चेंजिंग द प्रोडक्शन, तो कौन सा P आएगा सर? P2 आएगा, कहीं ना कहीं P2 आएगा। और यही क्वेश्चन हमने किया था किधर? केस स्टडी में। तो अगर आपको ध्यान रहे, ये जो केस स्टडी पड़ी थी कंपनी ए और कंपनी बी वाली, तो कंपनी ए ने क्या किया था? R&D स्पेंडिंग करी थी ताकि ये अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा चेंज कर सके, ये अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बना सके। तो इस R&D स्पेंडिंग के चक्कर में ही हमने यहां पे P2 एप्लीकेबल कराया था। यू गॉट द पॉइंट? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। उसके बाद अब आ जाओ P3 पे। सर P3 में 3 को उल्टा करते हैं तो क्या आ जाता है? E फॉर एम्प्लॉय। तो जब भी आप एम्प्लॉयज की वेलबींग के बारे में सोचोगे तो प्रिंसिपल 3 अट्रैक्ट हो जाएगा। प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज, यानी उनकी डिग्निटी, हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखना है। पहले मुझे बताओ 3 तरह के एम्प्लॉयज क्या क्या होते थे? सर सिंपल है, बच्चे, बूढ़े और जवान। बच्चे, बूढ़े और जवान। तो सबसे पहले बात करते हैं बूढ़े लोगों की, यानी एजेड। तो जो एजेड लोग हैं उनका क्या करना है सर? उनको हमेशा चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। उनको लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, उनको चाहिए सिर्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। सो रिस्पेक्ट द डिग्निटी। एंड बूढ़े लोगों को और क्या क्या पसंद आता है सर? उनको पसंद आता है कि उनके ना प्यारे प्यारे ग्रुप्स बन जाए, उनके प्यारे प्यारे ग्रुप्स बन जाए, वो योगा वोगा करे, मजा आ जाए उनको। तो ये कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। सो एजेड लोगों के लिए क्या है? रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। जो यंग लोग हैं उनको क्या चाहिए सर? उनको चाहिए वर्क लाइफ बैलेंस, उनको चाहिए लाइफ में फुल मजे। तो ये कहता है वर्क लाइफ बैलेंस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। चाइल्ड को क्या चाहिए? पढ़ाई कराओ, चाइल्ड से काम मत कराओ। सो प्रिवेंट चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर। जहां पे भी किसी का मन नहीं है काम करने का, आप उससे काम मत करो। ये तीनों लोगों को साथ में क्या चाहिए? इनको चाहिए पैसा। जो भी वेजेस है वो टाइम पे आए, और जो भी वेजेस है वो काफी होनी चाहिए, ताकि ये जो भी नीड्स है उनको मीट कर सके और थोड़ा बहुत पैसा सेव कर सके। सो टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड लिविंग वेजेस कंसिडरिंग द बेसिक नीड्स एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो ये आपका हो गया P3 यानी इंप्लॉइज वाला पार्ट भी यहां पे डन डनाडन डन। अब सर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है P4। मुझे बताओ P4 किसकी बात करता था? What does P4 talks about? सर हमारे एम्प्लॉइज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सब स्टेक होल्डर्स की। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ये कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब सर इस वाले P4 पे मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ा केस स्टडी बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले तो डिस्क्लोज करना है इंपैक्ट। सर अब इंपैक्ट यहां पे किसका डिस्क्लोज करना है? P1 में किसका इंपैक्ट डिस्क्लोज करते थे? बिजनेस डिसीजंस का। यहां पे डिस्क्लोज करना है इंपैक्ट ऑफ द ऑपरेशंस। सो बी ट्रांसपेरेंट एंड डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ योर ऑपरेशंस, ठीक है, एंड द बिजनेस एक्टिविटीज ऑन द पीपल एंड नेचर। तो जो भी इंपैक्ट है पीपल और नेचर पे उसको डिस्क्लोज करके चलो।
अब सर डिस्क्लोज करना किसको है? डिस्क्लोज करना किसको है? तो जो भी कंटेक्स्ट है ना ऑफ द ऑपरेशंस, उसके हिसाब से देखो इंटरेस्टेड पार्टीज कौन है। जो इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी उनको डिस्क्लोज करके चलो। फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्लोज करने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स, तो इसके लिए इंटरेस्टेड पार्टी कौन है? आपके इन्वेस्टर्स है, प्लस इनको भी थोड़े मजे देने पड़ेंगे, इनको मजे देने पड़ेंगे, यानी शेयर सम बेनिफिट्स विद देम। एंटिटी शुड शेयर द बेनिफिट्स विद द स्टेक होल्डर्स, दे शुड ऑल्सो बी इक्वली बेनिफिटेड बाय द कंपनी। तो इसको क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो इन्वेस्टर्स को बेनिफिट किस फॉर्म में दे दिया? इंटरिम डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया। तो तीन बातें ध्यान रखना, डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ द ऑपरेशन, किसको डिस्क्लोज करना है? जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है इन द कंटेक्स्ट, एंड आखिरी में शेयर द बेनिफिट्स विद देम। यू गॉट द 3 पॉइंट्स? यस सर। अब जब P4 हो गया, P5 में किसकी बात की थी? जल्दी से बता दो। P5 में किसकी बात की थी? 5 पांडव की। 5 पांडव जो सबकी ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते थे। तो 5 पांडव वाला गेम क्या कहता है? सर सबसे पहले तो ना आपको ह्यूमन राइट्स को समझना पड़ेगा। जो भी ह्यूमन राइट्स है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, उनको समझो। हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन राइट्स, प्लस कैसे ये ह्यूमन राइट्स वायलेट हो सकती है। ठीक है सर। जब आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, इनको सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो। कम ऑन, इनको सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो। व्हेन यू आर डेवलपिंग द मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेट या इंक्लूड द ह्यूमन राइट्स इन योर पॉलिसीज। जब आपने इंक्लूड कर लिया तो सबको रिस्पेक्ट करके चलो, बस ये 3 बातें ध्यान रख के चलनी है। तो अंडरस्टैंड द ह्यूमन राइट्स, इंक्लूड देम इन योर सिस्टम्स, एंड सबको रिस्पेक्ट करके चलेंगे। ये P5 बात करके चलता है। अब सर P6 क्या था? मैं भूल गया। P6 क्या था? मैं भूल गया सर। P6 का मतलब था P6 फिक्स। आज की डेट में किसको फिक्स करने की जरूरत है? आज की डेट में किसको फिक्स करने की जरूरत है? सर ICI। सच नहीं बोलना, सही जवाब देना है। जल्दी से बताओ, किसको फिक्स करने की जरूरत है? एनवायरमेंट को। हमें एनवायरमेंट को फिक्स करने की जरूरत है। तो P6 वी हैव टू फिक्स द एनवायरमेंट। अच्छा, एनवायरमेंट के लिए क्या कोई कंपनी अपने मन से काम करेगी या पॉलिसी बनानी पड़ेगी? सर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कंपनी बहुत नटखट है, ये मन से काम नहीं करेगी, हमको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सो यू हैव टू क्रिएट द पॉलिसीज टू असेस एंड रेक्टिफाई द इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट। हमको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी टू असेस एंड रेक्टिफाई द इंपैक्ट टू द एनवायरमेंट। अब सर जब पॉलिसी बनाओगे तो पॉलिसी में क्या क्या आएगा? कैसे आप रिसोर्सेज को यूज करते हो। सो यूज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी डन इन अ वेरी ऑप्टिमम मैनर। जो भी नेचुरल और मैनमेड रिसोर्सेज हैं, इनको आपने ऑप्टिममली यूज करना है। फिर रिसोर्सेज को यूज करके आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करो इस टर्म्स में कि आपने कितनी वेस्ट रिसाइकल करी, कितना पॉल्यूशन जनरेट किया, कितनी एनर्जी यूज करी। सो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन प्रिवेंशन, वेस्ट जनरेशन एंड एनर्जी यूज। अब जो भी परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करेंगे विद द बेस्ट वन, यानी कंपेयर विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री टू रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने एनवायरमेंट से लिया है तो एनवायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। हाँ सर। सो व्हेन यू हैव यूज्ड द रिसोर्सेज, तो लास्ट पॉइंट कहता है कंट्रीब्यूट भी कर दो भैया। अरे कंट्रीब्यूट भी कर दो भैया। सो कंट्रीब्यूट कर दो टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोग क्या करते हैं? पेरिस एग्रीमेंट करते हैं। वाओ सर, हम भी आईफल टावर देखने जाएंगे। तो ये कहता है पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जैसी जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करके चलेंगे। तो 6 बातें तो हो गई, 6 बातें तो हो गई। तो जो भी अभी तक 6 बातें बताई, फटाफट एक बार इनको बुक से गो थ्रू करते हैं। P2 किसकी बात करता था? सर सेकंड हाफ, बेटर हाफ, यानी हमारी मिसेस। मिसेस का मतलब था मिनिमाइज द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं इन द प्रोडक्शन, उसको आप मिनिमाइज करोगे कैसे? थ्रू प्रोडक्शन मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई कंपनी R&D लगा रही है तो P2 आ जाएगा। वेरी गुड। R का मतलब था रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। S का मतलब था स्प्रेडिंग अवेयरनेस, मेकिंग द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देयर राइट्स। गॉट इट सर। फिर आता है P3। 3 को उल्टा किया तो क्या बन गया? E फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के जल्दी से 5 पॉइंट बता दो क्या क्या थे। सर बच्चे, बूढ़े और जवान। बच्चों से काम नहीं कराना, बूढ़ों को देनी है रिस्पेक्ट और डिग्निटी, उनको एसोसिएशंस बनाने का पूरा फ्रीडम देना है, और साथ ही साथ जवान आदमी को क्या चाहिए? वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये डिग्निटी एंड फ्रीडम हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। टाइम पे पेमेंट देनी है, और जो भी पेमेंट देनी है वो इनकी लिविंग वेजेस होनी चाहिए ताकि ये जी पाए। साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है, सो दैट दे हैव इनफ सेफ्टी इन हैंड। हरेसमेंट करना अच्छी बात नहीं है, प्लस यू शुड कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फिर आता है सर P4। P4 में किसकी बात की थी? स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स के केस में 3 बातें शुभम सर ने क्या बताई थी? भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए, बताओ जल्दी से। सर सबसे पहले तो इंपैक्ट डिस्क्लोज करना है स्टेक होल्डर्स पे। जो भी एडवर्स इंपैक्ट है ऑफ योर ऑपरेशंस यू नीड टू डिस्क्लोज। अब करना किसको है? डिटरमाइन द कंटेक्स्ट। डिटरमाइन द कंटेक्स्ट कि कौन इंटरेस्टेड पार्टीज रहेंगी जिनको डिस्क्लोज करना है, साथ ही साथ उनके साथ बेनिफिट शेयर करके चलो। 5 क्या था? 5 पांडव, ह्यूमन राइट्स।
फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, सिस्टम में इंटीग्रेट करके पॉलिसीज बनाएंगे, सबको रिस्पेक्ट करेंगे, बस रीड करके चलना है, 3 पॉइंट, ज्यादा मसाला नहीं है। 6 का मतलब क्या था, फिक्स द एनवायरमेंट, तो पहले पॉलिसी बनाई, फिर रिसोर्सेज को यूज किया इन ऑप्टिमम मैनर, परफॉर्मेंस को मेजर किया इन द टर्म्स ऑफ कितना पॉल्यूशन आपने रोका, ठीक है सर, और बताओ और क्या क्या किया, पॉल्यूशन रोका, कितनी वेस्ट जनरेट करी, कितनी एनर्जी यूज करी, इस टर्म्स में आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करके चलोगे। अब जब परफॉर्मेंस को मेजर किया, कंपेयर विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला पॉइंट कहां गया, कंपेयर द एक्टिविटीज विद इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू आरआरआर, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, एंड लास्ट पॉइंट शुभम सर ने क्या बताया था, सर जब इन्वायरमेंट से लिया है तो कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, सो कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस, जो भी क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस है यानी क्लाइमेट चेंज को बचाव करने के लिए प्रोग्राम्स है जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, तो इन सब पे आप कंट्रीब्यूट करके चलोगे। अब आता है प्रिंसिपल 7। सर 7 का मतलब क्या था, 7 का मतलब है थाला, थाला फॉर अ रीजन। तो मुझे बताओ जो हमारे एमएसडी हैं उनका मेन काम क्या है, पब्लिक को इन्फ्लुएंस करना। आज की डेट में पब्लिक में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन से क्रिकेटर का है, सर एमएसडी का है। तो याद रखना 7 थाला, थाला फॉर अ रीजन, इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। इसकी जो लाइन थी सर वो याद क्या रखनी है हमको, इसको लाइन को हमको याद रखना है कि बिजनेस ऑपरेट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क नहीं सर, एक बड़ी सड़ेली बात लिखी थी, सड़ेली मतलब स्टेल, स्टेल का मतलब है स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, सो बिजनेस ऑपरेट विद इन अ स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। अब सर ये जो स्टैट्यूटरी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है ये पॉलिसीज बनाता कौन है, गवर्नमेंट बनाती है, सो फ्रेमवर्क ऑफ स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्निंग अथॉरिटी। तो इसको बस इतना ध्यान रखना, बिजनेस ऑपरेट विद इन अ लीगल फ्रेमवर्क, लीगल नहीं लिखना, फ्रेमवर्क ऑफ स्टैट्यूटरी एंड लीगल पॉलिसीज। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, यस सर। तो एक ये लाइन तो आपने ध्यान रख के चलनी ही चलनी है। उसके बाद 3 बातें कहता है सर, क्या, जब भी पॉलिसी बनेगी या पॉलिसी के बारे में किसी को बताना है आपने उसमें कंट्रीब्यूट करना है, सो यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिसी बनाना एंड पॉलिसी के बारे में बताना। बनाना मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बताना मतलब पॉलिसी एडवोकेसी। क्या हम ये अकेले अकेले करेंगे या एसोसिएशंस की मदद ले सकते हैं, सर एसोसिएशंस की मदद ले सकते हो। जो भी कलेक्टिव एसोसिएशंस होती है जैसे इंडस्ट्री चैम्बर्स और यूनियंस, यू कैन यूटिलाइज देम फॉर पॉलिसी एडवोकेसी एंड फॉर्मुलेशन। इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन किया था एमटीपी वाला, ठीक है सर। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट कहता है आपको जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ फेयर कंपटीशन रखना चाहिए और सबकी राइट्स को यू कैन से अब्यूज करने से प्रिवेंट करना चाहिए। अब मुझे इसका प्रिंसिपल 7 से रिलेटेड ही एक आंसर बताना, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है सर। ये चीज मतलब मेरे बहुत मन में थी, बताना जल्दी से कि प्रिंसिपल 7 में सपोज मैं मेंबर हूं किसी ट्रेड एसोसिएशन का, ओ जो मैं मेंबर हूं ट्रेड एसोसिएशन का, ये मेंबरशिप ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, जल्दी से बता दो। इज इट अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर और अ ऑप्शनल डिस्क्लोजर? सर दिस इज अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर, दिस इज अ मैंडेटरी डिस्क्लोजर, नॉट अ ऑप्शनल डिस्क्लोजर। वेरी गुड। बट अगर मैं क्या करता हूं सर, मैं अपने आइडियाज देता हूं, मैं अपने आइडियाज कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं टू द गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट वगैरह को आइडियाज कंट्रीब्यूट करता हूं, अब ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है या ऑप्शनल डिस्क्लोजर है? अपने आइडियाज देना, अपने इनपुट्स देना, आइडिया भी छोड़ दो, सही वर्ड तो इनपुट्स है। तो जो मैं इनपुट्स कंट्रीब्यूट करता हूं टू द गवर्नमेंट, सर दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज ऑप्शनल। ये हमको ध्यान कैसे रहेगा, मैंने कहा मेंबर होना आसान काम है, उसके लिए कोई मेहनत थोड़ी करनी है, बट जब बात आती है इनपुट्स देने की, सर जान पे आता है, ये हमारी जान पे आता है। तो जो चीजें जान पे आती है ना वो ऑप्शनल होती है, और जो आपको आसान रहता है बस मेंबर भी तो बनना है, वो आपके लिए मैंडेटरी होता है। ये आपने एक बेसिक सी बात ध्यान रख के चलनी है। यू गॉट द पॉइंट, यस सर। तो प्रिंसिपल 7 हो गया। अब बात करते हैं सर प्रिंसिपल 8 की। प्रिंसिपल 8 क्या कहता था इधर फोकस करो। प्रिंसिपल 8 कहता था प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। याद रखना प्रिंसिपल 8 क्या कहता था, इक्विटेबल डेवलपमेंट। इक्विटेबल डेवलपमेंट, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करना है सर, आपने देखना है
इसमें हमें फील कौन से टॉपिक की लेनी थी कि सर हम एक हाईवे बना रहे हैं, हम एक हाईवे बना रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एरियाज में। अब जब नॉर्थ ईस्ट एरियाज में आप हाईवे बनाओगे तो जंगल में जितने भी ट्राइबल लोग रह रहे हैं उन सबको हटाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को हटाना पड़ेगा, फ्लोरा फौना को हटाना पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह का हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज ऑन द पीपल लिविंग देयर। जो बेचारे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे वहां पे लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा आपको वो देखना पड़ेगा। जब इंपैक्ट आएगा आपको पता लग गया कुछ एडवर्स इंपैक्ट होगा उन बेचारों की, आप जगह ले लोगे, तो आपने क्या करना है, रिव्यू करना है क्या इंपैक्ट है, मेजर्स लेने कि आप उसको मिटिगेट कर सको। सो रिव्यू, मेजर एंड मिटिगेट, कम ऑन, रिव्यू, मेजर एंड मिटिगेट द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर एक्टिविटीज थ्रू एक्शन प्लान्स। अब हमारा एक्शन प्लान क्या था, सीसीसी। सीसीसी का क्या मतलब है, जो भी वहां पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रह रही हैं, जो भी वहां पे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज रह रही हैं उनके लिए आप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ, उनके लिए आप क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाओ, उनके लिए आप सीएसआर एक्टिविटीज करो ताकि उनको मजा आ जाए। ठीक है सर। दूसरी बात, जिन लोगों की आपने जमीन हड़पी है, जिन लोगों के घर आपने हड़पे हैं, उनको आपको कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। तो वैसे तो आपको डिस्प्लेस करना ही नहीं चाहिए उनको, वैसे तो आपको डिस्प्लेस करना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप उनको डिस्प्लेस कर रहे हो देन यू शुड प्रोवाइड देम फेयर कंपेंसेशन टू द अफेक्टेड पीपल। तो ये आपने एकदम बढ़िया तरीके से 5 पॉइंट ध्यान रखने। हाँ, भेड़िया मूवी, जिस बच्चे ने भेड़िया मूवी देख रखी है उसको तो ये बात समझ आ जाएगी एकदम आराम से। तो ये कह रहे हैं हैव अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई हु आर द अफेक्टेड पीपल बाय योर एक्शन। देन जो भी आपका एडवर्स इफेक्ट है उसको रिव्यू करो, मेजर करो और उसको रेक्टिफाई करो थ्रू एक्शन प्लान्स। ठीक है सर। अब एक्शन प्लान्स क्या थे, सीसीसी, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, सीएसआर एक्टिविटीज करेंगे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए, और जो भी अफेक्टेड पीपल है जिनके आपने घर लिए हैं उनको आपको फेयर कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी। तो यही बात आपके P8 में लिख रखी है सर, क्या कि have the system to address the impact of activities on social, cultural, economic aspects of people. So basically systems to see what is the impact on the people. इसके बाद सर हमारे जो भी adverse impacts है उनको review करो, measure करो, mitigate करो through action plan. Action plan क्या था, C और C, यानी सबसे पहले क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाएंगे, टेक्नोलॉजीज लाएंगे फॉर द वेलबींग ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, सीएसआर एक्टिविटीज करेंगे टू हेल्प द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, एंड लास्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो होनी तो नहीं चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटी शुड नॉट हैपन बट इन अनअवॉइडेबल केसेस, जहां पे इस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, फेयर कंपेंसेशन देनी है। अब सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान, सर क्यों, नाउ वी आर ऑन प्रिंसिपल नंबर 9, नाउ वी आर ऑन P9 एंड P9 कहता है कंज्यूमर शुड बी फाइन, P9 कहता है कंज्यूमर शुड बी फाइन। सर कंज्यूमर शुड बी फाइन यानी हमारा कंज्यूमर फाइन कब रहता है, जब उसको बार बार ओटीपी डालना पड़ता है या फिर कार्ड को टैप किया मजा लिया, कार्ड को टैप किया मजा लिया। सर जब कार्ड को टैप किया तब मजा लिया, कार्ड को टैप किया मजा लिया मतलब टैप फ्री कार्ड गिव्स यू यूनिवर्सल एक्सेस, टैप फ्री कार्ड गिव्स यू यूनिवर्सल एक्सेस। टैप फ्री कार्ड का क्या मतलब था, टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, हमें अपने कंज्यूमर्स को ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स के एडवर्स इंपैक्ट है। वो एडवर्स इंपैक्ट कंज्यूमर पे हो सकता है, नेचर पे हो सकता है, इट कैन बी ऑन द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है सर। दूसरी बात, ए का मतलब क्या था, एडवर्टीजमेंट, जो भी एडवर्टीजमेंट्स हम करेंगे उसमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देनी। पी का मतलब क्या था सर, पी का मतलब था प्राइवेसी, जो भी कंज्यूमर का डेटा आ रहा है उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो, सबके साथ शेयर मत करो। सो प्राइवेसी शुड बी मेंटेन्ड व्हेन यू आर हैविंग एक्सेसिंग द कस्टमर डेटा। सो टैप तो हो गया, फ्री का मतलब है फ्रीडम ऑफ चॉइस दो। जब भी आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे या मार्केट करोगे, जब भी आप प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, मार्केट करोगे, फ्रीडम ऑफ चॉइस शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। एंड लास्ट में क्या कहता है सर, टैप फ्री कार्ड गिव्स यू यूनिवर्सल एक्सेस। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब जो भी एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज है उसकी सबके पास यूनिवर्सल एक्सेस जानी ही जानी चाहिए। तो ये आपने बस 5 पॉइंट ध्यान रखने, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू कंसीडर। बाकी पॉइंट्स एक बार बस रीड कर लेना चाहो तो। अब सर एक बात बताओ, मार्केट में एक नया स्टैंडर्ड आया है सर, क्या उससे पहले हमने डिस्क्लोज द एडवर्स इंपैक्ट की बात कहां करी सर, हमने बात करी है 3 पीज में। एक तो पहले डिस्क्लोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर बिजनेस डिसीजंस ऑन P1, फिर डिस्क्लोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन P9 एंड आखिरी में डिस्क्लोज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ योर ऑपरेशंस इन P4। तो ये ध्यान रखना, यहां पे मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सब जगह डिस्क्लोजर दे रखा है, हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो जब भी बात होगी बिजनेस डिसीजंस की 1, प्रोडक्ट्स की 9 और अगर बात हो रही है ऑपरेशंस की तो इट इज P4।
ठीक है सर। अब SSAE 3000 आ गया मार्केट में, ओ माय गॉड, लव यू 3000। तो SSAE 3000 किसकी बात करता है सर? ये बात करता है स्टैंडर्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट। कम ऑन, स्टैंडर्ड्स ऑन सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन। तो जो मैंने आपको ये ITC का BRSR दिखाया था, जो मैंने आपको ITC का BRSR दिखाया था, क्या ये भी कोई बंदा चेक करता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं? हाँ, एक बंदा चेक करता है। तो ये जो चीज है, ये जो स्टैंडर्ड है, ये 3 लोग यूज करेंगे। एक तो एंटिटीज जिनको चीजें चेक करवानी है, एक तो बंदा जो चेक करेगा जिसको कहते हैं अश्योरेंस प्रोवाइडर, एंड थर्ड केस में जो यूजर्स है। तो जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, इन्वेस्टर्स हैं, अदर लोग हैं, वो सब ये यूज करके चलेंगे। इसके अलावा हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये वाला पॉइंट हो गया सर। एक और स्टैंडर्ड आ गया 3410 जो बात करता है अश्योरेंस एंगेजमेंट ऑन ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट। बस इसको रीड करके चल लेना। वॉलेंट्री बेसिस पे कब से? 31 मार्च 23। मैंडेटरी कब से है? 31 मार्च 24 पीरियड एंडिंग से। ठीक है सर। अब आता है सवाल मेथोडोलॉजी। भाई साहब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर है। जल्दी से बताओ मेथोडोलॉजी में क्या था सर? 3 चीजें, घर बैठे जीतो जैकपॉट, ऑन साइट जाके असेसमेंट करो, फाइनल रिपोर्ट दे दो। कम ऑन, घर बैठे जीतो जैकपॉट, ऑन साइट असेसमेंट करो और फाइनल रिपोर्ट दे दो। घर बैठे मतलब प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ESG रिपोर्ट। ठीक है सर। ऑन साइट असेसमेंट का मतलब है ऑन साइट जाके असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट करके जो भी आपकी फाइंडिंग्स निकलती हैं उनको रिपोर्ट कर दो। सबमिशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑन साइट असेसमेंट। अब उन फाइंडिंग्स पे सामने वाली पार्टी ने जो आपको क्लैरिफिकेशंस दी हैं, जो आपको सबमिशंस दिए हैं, उनको भी आप रिव्यू करके चलोगे। सो रिव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सेज एंड क्लैरिफिकेशंस ऑन द फाइंडिंग। तो फ्लो में चलना, सबसे पहले प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट, उसके बाद हमने क्या किया? ऑन साइट असेसमेंट करी, असेसमेंट करके फाइंडिंग्स अपनी सबमिट करी, जो फाइंडिंग सबमिट करी उस पर जो भी रिस्पॉन्सेज आए, जो भी क्लैरिफिकेशन आई, उनको रिव्यू किया। अब इस सब के बाद हम क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। जो हमारी असेसमेंट रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। घर लेके थोड़ी जाएंगे, सबमिट कर देंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट एंड इशू ऑफ द असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये आपने बस 6 बातें ध्यान रखनी। जल्दी से मेरे को एक बार रिवाइज करा दो ना। घर बैठे क्या किया? प्रिलिमिनरी रिव्यू ऑफ द ESG रिपोर्ट। ऑन साइट जाके क्या करी? ऑन साइट असेसमेंट। असेसमेंट करके जो भी हमें दिक्कतें मिली, फाइंडिंग्स मिली, उनको सबमिट कर दिया। उन फाइंडिंग्स पे जो सामने वाले ने क्लैरिफिकेशन दी, जो भी उसने हमको सबमिशन दी, उनको रिव्यू किया। उसके बाद हमने फाइनली क्या किया? असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी, सबमिट करी। असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करी, सबमिट करी। यही सेम टू सेम बातें यहां पे आपकी मेथोडोलॉजी में लिख रखी है। अब रोल ऑफ ऑडिटर में मुझे बताओ, क्या इतने तामझाम में काम की चीजें कितनी थी सर? इतने तामझाम में हमको बस ध्यान रखने कुछ स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ ऑडिटर। तो जब भी रोल ऑफ ऑडिटर आता है तो रोल ऑफ ऑडिटर क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, दैट इज उय्या कासा। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, ताकि हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सके। कम ऑन, हमको चाहिए सबसे पहले ऐसे 200 reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or due to error, ताकि हम रिपोर्ट कर सके, अपना ओपिनियन दे सके कि जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने चाहिए थे वैसे ही बने हैं। दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF। अब सर अगला स्टैंडर्ड कौन सा पकड़ना है? मैंने कहा रोल ऑफ द ऑडिटर से तो ऐसे 200 हो गया, बट जब मैं बात करता हूं क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की, जब मैं बात करता हूं क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क की, तो रिस्क वाला ऐसे कौन सा है? ऐसे 315। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो आप बोलोगे हम एंटिटी को समझेंगे तो हमें क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क समझ आएगी। अच्छा एक बात बताओ, ये कब कब रेलिवेंट होगी टू ऑडिट को? इन सर्टेन इंडस्ट्रीज और सेक्टर। एग्जांपल, कौन सबसे ज्यादा AC की हवा खाता है? बैंक, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर। इन सब केसेस में इनको कंसीडर करना जरूरी है। अब सर इसको हमें ऑडिट रिपोर्ट से लिंक करना है कि पब्लिक को कैसे बताएंगे? तो पब्लिक जानना चाहती है, इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क प्लस हाउ दे वर डेल्ट ड्यूरिंग ऑडिट। तो ऑडिटर शुड फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स? SA 701, SA 706। सर 701 हमारे दिमाग में कैसे आएगा? याद है 701 में मैंने बात की थी कैम की। कैम का मतलब क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ऑडिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द ऑडिट प्लस इसमें हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट JRT, सिग्निफिकेंट जजमेंट, सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। तो जब सिग्निफिकेंट रिस्क की बात हो रही है तो कैम की बात तो होगी। सो एज पर SA 701 यू हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैटर्स दैट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड। आपने इनके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे। ठीक है सर।
706 कैसे आएगा? अगर मैनेजमेंट ने क्लाइमेट रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, अगर मैनेजमेंट ने क्लाइमेट रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स दे रखे हैं, तो आप उस पर अटेंशन ड्रॉ करके चलो। इन सम केसेस ईओएम पैरा इज एडेड टू ड्रॉ द अटेंशन टू क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर। अब एक बात बताना सारे के सारे बच्चे, ये जो बीआरएसआर की रिपोर्ट होती है, अभी तक कितने स्टैंडर्ड हो गए? 200, 315 फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड द रिस्क, फिर ऑडिट रिपोर्ट के 2 स्टैंडर्ड से कनेक्ट किया, 701, 706, 4 बातें काम की हुई है। 5वां स्टैंडर्ड कौन सा आएगा सर? जो बीआरएसआर रिपोर्ट है ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आती है। ओ, यानी तुम ये कहना चाहते हो ये अदर इंफॉर्मेशन है? हां, तो जब ये अदर इंफॉर्मेशन है तो कौन सा ऐसे जाग जाएगा? ऐसे 720। सो ऑल्सो रीड द अदर इंफॉर्मेशन फॉर कंसिस्टेंसी एज पर ऐसे 720। तो बस आपने इतनी सी ही बात ध्यान रख के चलनी है। तो ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द एंटिटी फॉर क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, यानी ऐसे 315 माइंड में रखना। फिर आपको इसके बारे में इन्वेस्टर्स को बताना, रिपोर्ट करना है, तो ऐसे 701, ऐसे 706 फॉर ईओएम पैरा, एंड लास्ट में ऐसे 720 का तड़का लगा देंगे। आखिरी में हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है ग्लोबल ट्रेंड्स वाला। इसको बस एक बार रीड करके चलना, समझ के चलना कि हाँ, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले हैं। Having 93% of the world's largest 250 corporates. Oh my God. It is used over in 100 countries. 100 countries में ये सब चीजें यूज हो रही है आजकल, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग चल रही है। अब इसमें 3 चीजें हैं, 3 ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह की बात करके। एक तो ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स, जो वही बात करता है EES, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट और सोशल। तो जो पहले बात कर रखी है वही सेम टू सेम बात लिख रखी है जीआरआई ने। फिर बात करते हैं सीडीपी। सीडीपी मतलब है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। तो जो भी आपका एनवायरमेंट रिलेटेड परफॉर्मेंस डेटा है कि आपने क्या क्या एमिशंस करे, कितना वाटर यूज किया, कितने फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज करे, ये सब आपको बातें बता के चलनी है, ठीक है सर। फिर आता है आईआईआरसी। आईआईआरसी में क्या आएगा? इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में वही 6 टाइप्स ऑफ कैपिटल, शिमना, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और क्या थे? इंटेलेक्चुअल कैपिटल, मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, नेचुरल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की बात करता है आईआईआरसी। तो मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट रहेगी, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। I just took your 40 minutes, very very precious 40 minutes of your life, but I hope it was value adding for all of you. आपको कहीं ना कहीं ये चैप्टर करके मजा आया। मेरी कोशिश थी जितना हो सके I keep this revision as detailed as possible, because मुझे पता है इस तरह की चीजें जनरली खुद पढ़ने में ना काफी बीटी आती है, काफी ऐसा अजीब लगता है, अरे यार ये क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है। बट ट्रस्ट मी, जब आप इन चीजों को मजे से पढ़ते हो, खुशी से पढ़ते हो, तो मजा आ जाता है। सो दोस्तों, विशिंग यू द बेस्ट। एक बार अच्छे से एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। जब आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा शुभम सर ने सारी बातें रिवीजन में ऑलरेडी कवर कर दी है। सो विशिंग यू द बेस्ट। एकदम मन लगा के अच्छे से पढ़ो, एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।